हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में, जो कि हमारा लेफ्ट ओवर टॉपिक है। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई एम सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजन, लेकिन अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा पाऊँ, क्योंकि अभी रिसेंटली यूजीसी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं। अभी प्रॉपरली ऑफिशियल तो नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूज़ से पता चला है वो यही है कि अक्टूबर में आप लोग के यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे। तो आई होप अगर पेपर्स होंगे तो तभी होंगे, और जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा, ठीक है। आप फॉलो कर सकते हैं इग्नू ई पाठशाला के नाम से, और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इग्नू स्क्वाड डालिएगा, सर्च करिएगा टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन व्हिच फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एज स्टेटेड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, ठीक है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, ठीक है। तो स्टिपुलेशन का क्या मतलब होता है? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो सेलर है उसको वो प्रोवाइड करवाए, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए, ठीक है। आपको एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आप सेलर के पास गए और आपने बोला कि मुझे एक ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जो काफ़ी स्पेशियस भी हो और जिसकी कूलिंग कैपेसिटी अच्छी हो दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सेलर ने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, ठीक, और फिर वो दिखाता है आपको कोई XYZ कंपनी का कोई रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और वो आपको बोलता है कि सर या मैम ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है, आप देख सकते हैं, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, काफ़ी लोगों ने इसे ख़रीदा भी है, उनके जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे आए हैं। इन ऑल वो आपको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप उस प्रोडक्ट को या उस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर लें, ठीक। और कहीं ना कहीं हम लोग कन्विंस हो भी जाते हैं, क्योंकि अगर मैं एक जनरल बात भी करूँ तो आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं और जो सेल्स पर्सन होता है वो की रोल प्ले करता है कोई भी सेल्स में, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूज होते हैं तो वही आपको चॉइस करवाता है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल और क्या बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली कन्विंस हो गए और आप वो रेफ्रिजरेटर घर ले आते हैं, ठीक। कुछ एक हफ्ते बाद वो रेफ्रिजरेटर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो खराब होने लगती है, या मैं कहूँ उसकी जो कूलिंग जिस हिसाब से आप चाह रहे थे वैसी नहीं है। लेकिन जो सेलर है उसने क्या कहा था कि जैसी आप चाह रहे हैं वैसी कूलिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, रेफ्रिजरेटर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसकी कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, वो स्पेशियस होनी चाहिए, वो ही फुलफिल नहीं हो पाई, राइट। तो अगर हमारी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि एसेंशियल थी और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी, ठीक। दिस मीन्स दैट if you as a buyer purchases a product according to your requirement and tell your requirement to the seller, and seller provides you the product according to your requirement, but that particular product do not fulfill your requirements accordingly, so you as a buyer have a right to repudiate that product, to repudiate that contract, and you can reject the products and can claim damages for the same. So I hope आपको ये क्लियर हो गया। अब पढ़ लेते हैं इसको आगे, ठीक है। तो द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन एंटाइटल्स द बायर टू रेप्यूडिएट और अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम damages. Sometimes the buyer may waive the conditions and treat the breach of conditions as a breach of warranty, ठीक है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि वारंटी क्या होती है। नाउ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल और सब्सिडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Its breach, which is not considered to be serious, entitles the aggrieved party to claim only damages without any right to avoid the contract or to reject the goods. अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आप एक कार के शोरूम में गए, आपको एक नई कार परचेज करनी थी और आपने वहां पे सेल्स पर्सन से कहा कि आपको एक ऐसी कार चाहिए जो कि इकोनॉमिकल भी हो, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा ना लगे, जिसको मेंटेन करने में खर्चा ज़्यादा ना आए, ठीक है। ये आपकी क्या थी, रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी ये थी, ठीक। अब सेल्स पर्सन ने क्या किया, आपको स्विफ्ट कार दिखाई जो कि इकोनॉमिकल भी है और जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उसने आपको जो प्रोडक्ट था वो दिखा दिया, ठीक है, और आप उसको ले आए, राइट। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो आपकी कार है उसकी हेडलाइट टूट जाती है, ठीक है। तो क्या आप इस कंडीशन में जो सेलर है या जो कार शोरूम है वहां पे जाके कार दे आएंगे, कहेंगे कि नहीं ये आपकी हेडलाइट टूटी है, मैं इस कार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? नो, you can't do this because your essential requirement is already fulfilled, which you wanted, which you desired, right? The headlight which is broken is a secondary aspect, is a secondary thing, but what you wanted has been already fulfilled by the seller. So in this condition you can only claim for damages, neither you can avoid the contract nor you can reject the product. Okay, so warranty is what? It is a stipulation collateral, means it is a secondary aspect, whereas condition is what? Essential to the main purpose of contract, meaning that it is essential, it is a primary aspect of any contract. Okay, now I hope आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। तो इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14 to 17 आर फॉलोड। फर्स्ट है हमारा इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू title. So in a contract of sale there is an implied condition on the part of the seller that in case of sale he has the right to sell the goods, and in case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. तो implied condition as to title में क्या बोला गया है कि एक implied condition होती है सेलर की कि अगर सेलर कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसके पास वो राइट होना चाहिए अगर वो आउटराइट सेल कर रहा है, और अगर वो अग्रीमेंट टू सेल की कंडीशन है जहां पे वो फ्यूचर में कभी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे पास कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लाइड कंडीशन of sale by description. Where there is a contract for sale by description, there is an implied condition that the goods supplied shall correspond with the description. If the sale is by sample as well as by description, the goods supplied shall not only correspond with the sample but must correspond with the description. The description relates to class or the kind of goods, weight or measurement, conditions of good, type of packing, etc., which are relied upon by the buyer. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि सेलर आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है कर रहा है, आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट होना चाहिए, और अगर वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही दे रहा है तो वो जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है वो सैंपल से तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। देखिए आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए और आपने कहा कि आपको राइस चाहिए, ठीक है। तो जो सेलर है उसने क्या किया, राइस का थोड़ा सा सैंपल लिया और आपको डिस्क्राइब किया कि ये राइस बहुत अच्छा है और बासमती राइस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये मार्केट में बहुत बिकता है, ठीक। आप इजीली कन्विंस हो गए और आपने परचेज कर लिया, ठीक है। आप जब घर ले आए और आपने उसको जब बनाया तो आपने रियलाइज किया कि उसने जैसा सैंपल दिखाया था या उसने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था ये प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग नहीं निकला, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंडीशन है वो आपकी ब्रीच हो गई, और इस चीज के लिए आप सेलर पे क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हो, चाहे वो सैंपल की हो चाहे वो डिस्क्रिप्शन, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है
तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई मिस्टर ए हैं, ठीक है, वो एक केमिस्ट की शॉप पे गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए। ठीक, केमिस्ट ने उनकी रिक्वायरमेंट को समझा और उनको एक हॉट वाटर बॉटल दे दी। ठीक है, अब मिस्टर ए हैं, वो हॉट वाटर बॉटल घर ले आए और अपनी वाइफ को उसमें गर्म पानी पोर करके दिया और वो यूज कर रही थी। ठीक है, क्या हुआ कि अचानक से वो बॉटल फट गई, वो बर्स्ट कर गई और इसकी वजह से उनकी वाइफ को इंजरी हो गई। ठीक, अब इस कंडीशन में मिस्टर ए उस केमिस्ट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने अपने इंटेंशंस, अपने रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन कर दिए थे कि उनको एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए। अब हॉट वाटर बॉटल में तो हॉट वाटर ही पोर होगा ना, तो इस कंडीशन में जो केमिस्ट है वो लायबल है उनके डैमेजेस के लिए, पे करे, उनको रिफंड करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार ये रीड कर लेते हैं अब। So there is an implied condition as to the quality or fitness where the buyer relies on the seller's skill or judgment as to fitness of the good or a particular product। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर ए ने जो केमिस्ट है उसकी स्किल या उसके जजमेंट के बेसिस पे तो बॉटल खरीदी थी कि हाँ वो जो देगा वो सही देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही वांट्स द गुड। मिस्टर ए ने क्लियरली एक्सप्रेस किया था, बताया था उन्हें किस पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गुड सोल्ड और सप्लाइड आर ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन विच द सेलर डील्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और जो सेलर है उसका डेली का ही काम है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, उसका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ दिस द रूल ऑफ केवियट एम्प्टर डज नॉट प्रोटेक्ट द सेलर। केवियट एम्प्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लेट द बायर बी वेयर। ठीक है, मतलब कि बायर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको कायदे से एनालाइज करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो पर्पस उसका उससे सॉल्व हो रहा है या नहीं। मैं अगर सीधी सीधी भाषा में बोलूं आपसे तो अपने सारे सेंसेस खोल के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या किसी सर्विस को अवेल करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खुद प्रॉपरली टेस्ट करके सब कुछ वेरीफाई करके लिया है और उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बायर सोली रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि सेलर, क्योंकि आपने खुद उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करा, खुद टेस्ट किया। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो सेलर है उसकी स्किल या उसके जजमेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, और अगर सेलर ने कुछ गलती की है तो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सेलर को ही झेलने पड़ेंगे और उसका जो भी रिफंड है वो सेलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस डज नॉट अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ पेटेंटेड एंड ट्रेडमार्क गुड्स। अब ये जो रूल है वो पेटेंटेड या ट्रेडमार्क गुड्स पे नहीं अप्लाई होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है इसको समझते हैं। देखिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, ठीक है, जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक, और आपने वहां पे उनसे कहा कि मुझे एक डेनिम की अच्छी क्वालिटी की शर्ट चाहिए। ठीक है, तो उसने आपको कुछ वैरायटीज दिखाई। ठीक, फिर उसके बाद जो सेलर है उसने कहा कि आप इन सब ब्रांड्स को छोड़िए, मैं आपको एक लोकल ब्रांड दिखाता हूँ जो कि इन सब से अच्छा है, उसका कपड़े का टेक्सचर भी अच्छा है, आपको काफी अच्छा भी लगेगा। लेकिन आपने क्या कहा, आपने उसके जजमेंट या स्किल के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। आपने कहा नहीं, मैं पर्टिकुलरली XYZ ब्रांड का ही प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है, आपने सेलर की बात नहीं मानी और आपने कोई XYZ प्रोडक्ट, XYZ ब्रांड का वो प्रोडक्ट ले लिया। ठीक, आपने ले लिया, फिर उसका जब आप उसको पहनने लगे, आपने उसको यूज किया, आपने रियलाइज किया कि वो जो प्रोडक्ट था, वो जो डेनिम की शर्ट थी वो लास्ट लॉन्ग थी ही नहीं, उसका जो कलर है वो फेड होने लग गया, शर्ट श्रिंक कर गई। तो इस चीज के लिए आप सेलर को कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। अब मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होता है? देखिए, मर्केंटाइज के बारे में आपने सुना है। मर्केंटाइज क्या होते हैं? गुड्स या प्रोडक्ट्स, ठीक है। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट्स जिनको हम सेल कर सकते हैं, जिनकी कुछ कमर्शियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो when goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, whether he is a manufacturer or not, there is an implied condition that the goods shall be of marketable quality. Marketable quality signifies that the good must have use and exchange value. That is, it should be usable and commercially saleable at their full value. तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कुछ कमर्शियल वैल्यू है या जिनकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू है, उन्हें क्या कहते हैं? हम मार्केटेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेन परचेज किया और अगर वो पेन चले ही ना, वो पेन से आप लिख ना सकें, तो क्या वो सेलेबल प्रोडक्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली, आपने कोई वॉच खरीदी, अगर वो टाइम ही नहीं बता पाए, तो क्या वो कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट है? नहीं है, ठीक है। अब इसमें इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मार्केटेबल क्वालिटी ऑल्सो अप्लाइज टू द पेटेंटेड और ट्रेडमार्क गुड्स। The implied condition as to marketable quality applies when there is latent defect in the goods even if the buyer has examined the goods. तो buyer के examine करने के बाद भी अगर प्रोडक्ट में कुछ छोटा सा भी डिफेक्ट होता है, तो buyer के पास ये राइट है कि वो इस चीज के लिए सेलर पे डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। But this implied condition will not be applicable for any patent defects in goods if the buyer has the opportunity to examine and he has thoroughly examined it. लेकिन ये चीज फॉलो किसमें नहीं होगी? पेटेंटेड प्रोडक्ट में, जिसमें बायर ने thoroughly examine किया है उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। Suppose Mr. A purchase a black yarn from Mr. B, who is a particular dealer of yarn, okay? And when A purchased yarn, he found that the yarn was damaged by white ants. Now, when A saw this, he refused to take the product, and now Mr. A can claim damages for the same from Mr. B, as the particular purpose of the product is not fulfilled, and this product cannot be said to be a marketable quality product, or it can be said that a particular product has no commercial value now, okay? Next point हमारा implied conditions as to wholesomeness. In case of eatables and provisions, there is an implied condition that the good shall be wholesome and fit for the human consumption, in addition to the implied condition of the mercantability. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक मिल्कमैन है और वो मिस्टर बी को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और जो वो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी कंटेमिनेटेड मिल्क है, प्योर मिल्क नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब मिस्टर बी की जो वाइफ है उस मिल्क को कंज्यूम कर लेती हैं। अब जब मिल्क कंटेमिनेटेड है, प्योर नहीं है, उसकी वजह से उनकी वाइफ की क्या होती है? तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर क्लेम करते हैं कि इन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है या मिल्क जो प्रोवाइड किया है वो कंटेमिनेटेड है, और इसकी वजह से ए लायबल है कि वो बी को जो भी डैमेजेस हुए हैं वो उनको पे करे, ठीक है। क्योंकि देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस का क्या मतलब हुआ कि वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि ह्यूमन इजीली कंज्यूम कर सके, लेकिन जो मिस्टर ए ने जो मिल्क प्रोवाइड किया वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं था, कंज्यूमेबल नहीं था, ठीक है। इसके वजह से मिस्टर बी के पास ये राइट है कि वो जो भी डैमेजेस उनको हुए हैं उसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल। Where the goods are sold by sample, the following are the implied condition. पहली है the bulk shall correspond to the sample in quality, मतलब कि जो भी bulk product है वो sample की quality से match करना चाहिए, ठीक है। The buyer shall be given reasonable opportunities to compare the goods with the sample. buyer को पूरी right देनी चाहिए कि वो जो पूरा product है और sample है उसको easily compare करके देख सके, and the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो
डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई मार्केटेबल वैल्यू ना हो, जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो। ठीक, इट इज टू बी नोटेड that this implied condition applies only in case of latent defects, that is those defects which cannot be discovered by ordinary inspection। ठीक है, तो ये implied condition वहीं फॉलो होगी जहां पे कुछ latent defects होते हैं। latent defects कौन से होते हैं? ऐसे defects जो कि आप easily visible नहीं होते या फिर आप अगर normally देखें तो वो defects आपको easily नहीं दिखते हैं। ठीक है, in fact such defects are discovered when the goods are put to use or by examination in the laboratories. The seller is not liable for apparent or visible defects which can be discovered by the examination. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप मार्केट में बेल्ट परचेज करने गए। बेल्ट डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, डिफरेंट डिजाइन की आती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की भी आती हैं। ठीक है, आप बेल्ट परचेज करने गए और आपने सेलर से कहा कि आपको एक अच्छी बेल्ट चाहिए जो कि लास्ट लॉन्ग हो। ठीक है, उसने जो आपको सैंपल बेल्ट दिखाई वो बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखाई। ठीक है, लेकिन उसने जो आपको प्रोडक्ट दिया वो उतनी अच्छी क्वालिटी की बेल्ट का नहीं था, वो मटेरियल प्लास्टिक का था इंस्टेड ऑफ लेदर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने सैंपल आपको कुछ और दिखाया और प्रोडक्ट आपको कुछ और दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों? क्योंकि जैसा सैंपल दिखाया उस हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में बायर एंटाइटल्ड है कि वो जो सेलर है उससे रिफंड भी ले सकता है और जो उसको उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं उससे भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं इम्प्लाइड वारंटीज क्या है। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा वारंटी सो टू क्वाइट पोजेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट showing contrary intentions, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet or peaceful possession of the goods. If the buyer is disturbed in the enjoyment of the good, he can claim damages from the seller. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बायर है अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो उसने परचेज किया है वो उसको पीसफुली यूज नहीं कर पा रहा है या उसकी सर्विस को इजीली एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो बायर क्या कर सकता है, उस चीज के लिए सेलर के ऊपर चार्जेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल जिसको समझ लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए को एक लैपटॉप की जरूरत थी। ठीक है, और उन्होंने मिस्टर बी से कहा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, कहीं से मुझे अरेंज करवा दो। ठीक, मिस्टर बी ने क्या किया, एक चोरी का लैपटॉप मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए को इस बात के बारे में नहीं पता था। ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया, उसको रिपेयर कराया, उसको मेंटेन कराया और यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, पता चला मिस्टर ए को कि वो कैसा लैपटॉप था, वो चोरी का लैपटॉप था और जो उसका एक्चुअल ओनर था वो उस लैपटॉप को ले जाता है। ठीक, अब मिस्टर ए वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, राइट। तो मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं डैमेज किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर, कि उन्होंने उनको जो एक्चुअल चीज थी वो नहीं बताई। ठीक है, तो ये डिसरप्शन हुआ ना, वो प्रोडक्ट को एंजॉय नहीं कर पाए, जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो मिस्टर ए एंटाइटल्ड हैं कि वो ना ही सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करें बल्कि जो उन्होंने प्राइस पे किया था उस पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए वो भी रिफंड लें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वारंटी अंडर एनकम्बरेंसेस। Unless the circumstances of the case are such as to show a contrary retention, there is an implied warranty that the goods shall be free from any charges or encumbrance in favor of any party not declared to the buyer before or at the time the contract is made. However, there will not be any such warranty if the charges is declared to the buyer at the time of sale. तो इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है अगर उसको फर्दर सेल किया जा रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि वो हर चार्जेस से फ्री हो। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर चार्जेस ना हो और अगर ऐसे चार्जेस हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल बायर को इस बारे में बता दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं हम लोग। कोई मिस्टर ए हैं, ठीक है,
वो मिस्टर बी से लैपटॉप लेते हैं लोन पे और मिस्टर बी से कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे अपना लैपटॉप लोन पे दे दो और मैं आपको ये लैपटॉप आपको 1-2 दिन बाद वापस दे दूंगा। ठीक है, क्या होता है कि मिस्टर ए अब क्या करते हैं, यही लैपटॉप मिस्टर सी को बेच देते हैं। अब क्या सी अवेयर है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में क्या डील हुई थी? नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मिस्टर सी उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई ना, कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे चार्जेस थे, उसके बावजूद उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा था। ठीक, या तो फिर सी क्लियरली मिस्टर ए से कह दे कि अगर इसके ऊपर कोई चार्जेस हैं या कोई ड्यूज बचे हैं उसको रीपे कर दे, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा मिस्टर सी। या फिर मिस्टर सी ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से मिस्टर ए के ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वारंटी है वो तब अप्लाई नहीं होगी जब बायर को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है सेल के टाइम पे कि इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, मतलब अगर बायर अवेयर है इस चीज के लिए तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। An implied warranty as to quality of fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक शिप है, वो ड्रग्स लेके आ रही, ड्रग्स मतलब मैं मेडिसिन की बात करूँ, वाली ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, गलत मत समझिएगा। देखिए, कोई एक शिप है, वो ड्रग्स को लेके आ रही है। ठीक है, और वो ड्रग्स को मार्केट में सेल किया जाना है। ठीक, अब जब वो शिप के थ्रू आ रही है तो हो सकता है कि सी की वजह से कुछ उसमें डैमेजेस हो जाएं, कुछ दवाई खराब हो जाएं। ठीक है, अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन पहले से नहीं डिस्क्लोज करी गई तो ये क्या होगी, ब्रीच ऑफ वारंटी होगी। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन या वो ड्रग अब फिट नहीं है कि उन्हें कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पहले से नहीं दी जाती है तो वो क्या हो जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया और जो गुड्स थे वो डिफेक्टिव थे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। In case of sale of dangerous goods, the seller is under an obligation to warn the buyer about the probable danger. Failure to do this will make the seller liable to pay the damages. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये मतलब है कि जो सेलर है अगर कोई ऐसा डेंजरस प्रोडक्ट दे रहा है बायर को तो वो उसको अवेयर कर दे, उसको बता दे कि ये प्रोडक्ट डेंजरस नेचर का है, ताकि बायर कभी फर्दर अगर इससे कुछ उसको हार्म होता है तो वो सेलर को उस चीज के लिए लायबल ना ठहरा सके। लेकिन अगर सेलर इस चीज के लिए डिस्क्लोज नहीं करता है बायर को तो यहाँ पे जो बायर है वो क्लेम कर सकता है सेलर के ऊपर उसके डैमेजेस के लिए और रिफंड के लिए भी। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सपोज मिस्टर एक्स एक डिसइंफेक्टेंट की बोतल खरीदते हैं मिस्टर वाई से। ठीक, और मिस्टर वाई को पता है कि जो डिसइंफेक्टेंट की बोतल उन्होंने मिस्टर एक्स को दी है उसका कैप कैसा है, डिफेक्टिव है या चीप क्वालिटी का है। ठीक, अब मिस्टर एक्स उसको खोलते हैं जब, ठीक है, विद फुल पावर, तो क्या होता है, जो डिसइंफेक्टेंट है वो मिस्टर एक्स के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से उनके ऊपर बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाते हैं, उनको इंजरी हो जाती है। ठीक, अब मिस्टर वाई इस चीज के लिए पूरी तरह लायबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिस्टर एक्स को इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स इनके ऊपर मिस्टर वाई के ऊपर क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस का और जो उनको इंजरी हुई है, और जो भी वो उन्होंने उस चीज के लिए प्राइस पे किया है उसका रिफंड भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ऑफ लॉ as contained in section 27, when the seller himself is the owner of the goods which he sells, or when he is specially authorized to sell as somebody's agent, he can convey a good title in goods to the buyer. मतलब कि अगर कोई सेलर
या कोई ऑथराइज्ड पर्सन जिसको अथॉरिटी है कि वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, अगर उसके पास गुड टाइटल है प्रोडक्ट को सेल करने का, तभी वो बायर को भी गुड टाइटल दे सकता है। ठीक है, अब ये गुड टाइटल का क्या मतलब मैं अभी आपको आगे समझा देती हूँ। ठीक है, इफ द सेलर इज नीदर द ओनर नॉर हैज ही द अथॉरिटी टू सेल, the title of the buyer will not be better than that of a seller। और अगर सेलर के पास ये अथॉरिटी नहीं है या ओनर पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सके, तो वो बायर को कभी भी गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई थीफ है, उसने किसी के घर से कोई पर्टिकुलर सामान चुरा लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, उस सामान को कहीं जाके बेच दिया। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या वो जो थीफ है उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सके? और अगर उसने सेल कर भी दिया तो क्या जिसको सेल किया वो उसको गुड टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जब जो चीज का वो ओनर खुद ही नहीं है तो वो उस चीज के लिए गुड टाइटल कैसे दे सकता है किसी भी बायर को? ठीक है, तो दिस रूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मैक्सिम nemo that cured non habet, which means that nobody can give what he himself has not, that is a seller cannot convey a better title than that of his own। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के आप ओनर ही नहीं है, जो टाइटल आपके पास खुद भी नहीं है, वो आप किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो इफ द सेलर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, द बायर्स टाइटल विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द सेम डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जिसमें कि क्या कहा गया है कि अगर जो सेलर है उसके पास गुड टाइटल नहीं है, फिर भी वो जब बायर को प्रोडक्ट बेचेगा तो वो बायर के पास गुड टाइटल रहेगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। When the owner of the goods by his act or omission makes the buyer believe that the seller of the good has the right or authority to sell, subsequently the owner will be stopped from denying the right of the seller and the buyer in such a case gets a better title than that of a seller। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तीन फ्रेंड्स होते हैं, मिस्टर पी, मिस्टर जे एंड मिस्टर ओ। ठीक है, वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर पी मिस्टर जे से कहते हैं कि पता है तुम्हें मेरे पास BMW कार है और मैंने उसको अपने घर के पास पार्क कर रखा है। ठीक, जबकि वो कार किसकी होती है? मिस्टर ओ की होती है। फिर भी मिस्टर पी बोलते हैं कि वो उनकी कार है। ठीक, अब क्या करते हैं मिस्टर पी, वो कार वो मिस्टर जे को बेच देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे बेच सकते हैं? राइट, नहीं बेच सकते, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर ओ है जिसकी ये कार है, उसने अपने एक्ट के थ्रू ये जस्टिफाई कर दिया कि वो उसकी कार नहीं है। अगर वो इस चीज के लिए मिस्टर पी को रोक देता या टोक देता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ओ ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मैं कहूँ बाय हिज कंडक्ट उन्हें बता दिया कि ठीक है, जो मिस्टर पी है उनके पास ये राइट है कि वो उस कार को मिस्टर जे को बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर जे के पास क्या चला जाता है? गुड टाइटल चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कंसिडर अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ अ गुड्स और अ डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ द गुड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। सच एन एजेंट कैन सेल द गुड्स when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent. The sale shall be valid provided the buyer acts in the good faith and has no reason to believe that the seller doesn't have any right to sell the good. The transfer of the title is valid in such a case. तो मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? देखिए, वो एजेंट जो कि आपके प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर वो कहीं तक नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या करता है? एजेंट को हायर करता है और वो एजेंट हर जगह प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। ठीक है, अब अगर जो प्रिंसिपल है वो जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास ट्रांसफर कर देता है, तो मर्केंटाइल एजेंट के पास ये राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को फर्दर सेल कर सकता है, और जो मर्केंटाइल एजेंट है उसके पास क्या रहेगा? गुड टाइटल ऑफ गुड्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो मर्केंटाइल एजेंट है वो फर्दर उसको जो प्रोडक्ट है या गुड है
उसको गुड फेथ में बायर को ट्रांसफर कर सकता है, और जो बायर है वो भी जो प्रोडक्ट लेगा वो किसमें लेगा, गुड फेथ में लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। If one of the several joint owners or co-owners is in sole possession of the goods with the permission of other co-owners, a sale by him will convey a good title to the buyer who buys in good faith without notice of the fact that the seller has no authority to sell. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर जॉइंटली कोई प्रोडक्ट को खरीदा गया है, ठीक है, और उनमें से कोई एक भी सेलर अगर चाहे तो वो उस प्रोडक्ट को अगर बेच देता है तो वो जो गुड ट्रांसफर होगा वो गुड टाइटल में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है। एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। वही 3 फ्रेंड्स हम कंसिडर कर लेते हैं, मिस्टर पी, मिस्टर जे और मिस्टर ओ को। ठीक है। इन तीनों ने क्या किया, मिलके एक टेलीविजन सेट खरीदा वर्ल्ड कप देखने के लिए और उसको सेटअप किया मिस्टर ओ के प्लेस पे। ठीक। वर्ल्ड कप देखा, उसके बाद वो टीवी वहीं पे ही सेटल रहा, वहीं पे ही, और मिस्टर ओ के घर पे ही था। ठीक। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर ओ के घर पे उनके कोई कलीग आती हैं, ठीक है, और उनको वो टेलीविजन सेट बहुत अच्छा लगता है, तो मिस्टर ओ क्या करते हैं कि वो टेलीविजन सेट अपने कलीग को सेल आउट कर देते हैं। ठीक। विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 सेलर्स। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेलीविजन सेट सेल कर दिया गया उस कलीग को, वो भी गुड टाइटल में किया गया। ठीक है। और जिसने सेल किया जो कि मिस्टर ओ है, उन्होंने भी क्या किया, जो सेल किया वो गुड टाइटल में ही सेल किया। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। So if a person has a possession of goods under a voidable contract and sells the goods before the contract is voided by the aggrieved party under section 19 and 19A of the Indian Contract Act, the buyer of that good acquires a good title provided the buyer buys in good faith without notice of the seller's defective title. इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सपोज मिस्टर पी फ्रॉडलेंटली मिस्टर ओ से एक डायमंड रिंग ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, जब डायमंड रिंग ले ली तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ठीक है। अब मिस्टर ओ कभी भी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर पी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वो डायमंड रिंग मिस्टर जे को बेच दी। अब क्या मिस्टर जे अवेयर थे इस चीज को लेके कि जो रिंग उनको मिली है वो फ्रॉड के थ्रू किसी और से ली गई है? नहीं अवेयर थे। ठीक है। तो उन्होंने जो भी प्रोडक्ट लिया, जो रिंग ली, वो गुड फेथ में ली, इसलिए जो ट्रांसफर होगा टाइटल वो भी क्या हो जाएगा, गुड फेथ में ट्रांसफर होगा, और मिस्टर ओ इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल बाय द सेलर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। तो कंसिडर अ पर्सन हु हैज sold goods but continue to be in a possession of them or of the documents of the title to them. This person might sell goods to another buyer. If this buyer acts in good faith and is unaware of the earlier sale, then he will have the good title to the goods even though the property in the goods was passed to the first buyer. A pledge or other disposition of the goods or documents of the title by the seller in possession are valid too. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर उसने कोई प्रोडक्ट सेल किया है लेकिन उसके पास अभी भी पोजेशन है उस प्रोडक्ट का या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसके पास अभी भी राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को फर्दर दूसरे बायर को सेल कर सकता है इन अ कंडीशन दैट वो दूसरा बायर गुड फेथ में प्रोडक्ट खरीदे और वो इस चीज के ऊपर अनअवेयर रहे कि उसको इस बारे में ना पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी किसी और को बेचा जा चुका है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल बाय बायर इन पोजेशन। तो कंसिडर अ बायर हु ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम इज पास टू हिम with the permission of the seller. He may sell, pledge or dispose of the goods to another person. If the second buyer obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien or any other right of the original seller, he gets a good title to them. This rule does not hold true for the hire purchase agreement, which allows a person the possession of the goods and an option to buy unless the sale is agreed upon. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कोई बायर है वो फर्दर गुड्स को सेल कर देता है तो जो सेकंड बायर होगा उस प्रोडक्ट का, जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है,
वो गुड फेथ में उस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है, और वो इस चीज पे अवेयर नहीं होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी जो बायर है उसने किसी और से खरीदा था, मतलब वो कभी खुद भी कोई बायर था, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वही 3 फ्रेंड्स का, मिस्टर पी, मिस्टर जे और मिस्टर ओ, ठीक है। अब मिस्टर पी क्या करते हैं, मिस्टर जे की कार ले लेते हैं बिना कंडीशन दैट वो 5000 मंथली रेंट पे करेंगे उसकी व्हीकल का, और वो इस बारे में सोचता है कि वो 1 लाख रुपीज में उसकी वो कार खरीदेगा और उसको 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देगा, ठीक है। अब मिस्टर पी क्या करते हैं कि मिस्टर पी 5000 रुपीज जो रेंटल चार्जेस बोल रहे थे वो देने के लिए, वो उन्होंने 3 मंथ्स तक दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिस्टर ओ को मिस्टर जे की जो कार है वो सेल आउट कर दी। अब मिस्टर पी ने ना ही मिस्टर जे से वादा किया था कि वो कार खरीदेंगे, ना ही उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने सिर्फ बोला था, ठीक। तो यहाँ पे मिस्टर जे अपनी कार को रिकवर कर सकते हैं मिस्टर ओ से, क्यों, क्योंकि मिस्टर पी ने ना ही उस कार को परचेज किया था और ना ही फर्दर कभी आगे परचेज करने की बात कही थी, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिया था कि हाँ वो उसको खरीद सकते हैं कभी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर जे जिसकी कार थी वो मिस्टर ओ से अपनी कार को रिकवर कर सकता है, क्योंकि मिस्टर पी जिन्होंने कार सेल करी थी वो उनके पास अभी ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो कार को बेच सके, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है, जिसको हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जिससे, लेकिन हमने उसको पे नहीं किया, तो क्या वो अनपेड सेलर हुआ, ठीक है। तो अगर कोई बायर है उसने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया लेकिन उसने उस सेलर को पे नहीं किया, तो उस सेलर के पास ये राइट है कि वो प्रोडक्ट फर्दर किसी और को सेल आउट कर सकता है, ठीक है। तो इफ एन अनपेड सेलर एक्सरसाइजेस हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट और सेल्स द गुड टू अनदर बायर, द सेकंड बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय द पॉनी। इफ द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट, the pawnee may either sue him for the debt or may sell the goods pledged on giving the pawnee reasonable notice of sale. In such a case, the buyer acquires a good title of goods. तो अगर पॉनर अपनी डेथ को रीपे नहीं कर पाता है, उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो पॉनी के पास ये राइट होता है कि वो उसको स्यू कर सके या फिर वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उसको सेल कर सकता है विद प्रोवाइडिंग हिम रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, मतलब बेचने से पहले वो पॉनर को इन्फॉर्म कर देता है। तो जिसको भी प्रोडक्ट सेल होगा वो किसमें होगा, गुड टाइटल में सेल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स इन मार्केट ओवर्ट। According to the English Sales of Goods Act, in case of sale of goods in the market overt or open market, the buyer acquires a good title to the goods from a seller who generally deals in goods according to the usage of the market, provided he buys in good faith without notice of any defect or want of a title. अगर कोई भी प्रोडक्ट ओपन मार्केट में सेल होता है तो बायर के पास गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो सेलर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही डील करता है और जो गुड्स हैं वो गुड फेथ में ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और यहीं पे हमारा सेशन आज कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और हाँ, अब आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। टेलीग्राम के चैनल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।